Hello guys, how are you? Hope you're having a very great day today. My name is Veena Adhikari. Today I'm gonna teach you history. आज history में एक हम बहुत ही interesting chapter पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हड़प्पन civilization. All right. So I know that you must have heard about that particular name and particular civilization. So guys, shall I start? आज हम हड़प्पन civilization के बारे में पढ़ने वाले हैं. All right guys. इसका जो time period आता है basically mature phase का. ये time period इसका mature phase. आगे चल के मैं आपको इस नेम को ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी. ऑलराइट, अब हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे पड़ा और इस सिविलाइजेशन को हम और भी नेमों से जाने ये सिविलाइजेशन और भी नेमों से जाना जाता है. लाइक इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ऑलराइट, और अगर दूसरे नामों की बात करूँ, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सबने ही सुना होगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इसको अलग नेम से किस नेम से जाना जाता है? सरस्वती सिविलाइजेशन. एंड सरस्वती कल्चर, सिंधु सरस्वती कल्चर, ऑलराइट गाइस, इतने सारे नेमों से इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है. तो आज हम इस चैप्टर में यही सब चीजें देखेंगे. ऑलराइट, ये देखिए, सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन किस एरिया में पड़ता है? इंडिया के किस एरिया में ये मिला, किस एरिया में इसकी डिस्कवरी हुई, ये देखेंगे. बेसिकली अगर हम देखें, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमें मिला वो नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिला इंडिया के. ठीक है, लाइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले एरिया में एंड पाकिस्तान वाले एरिया में. कुछ साइट्स हमें बलूचिस्तान में मिली, कुछ साइट्स हमें अफगानिस्तान में मिली. सो हमें ये तो बाहर हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ये कौन से पार्ट में मिला है? हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये हमें कुछ साइट्स हमें देखने को मिली. सो सबसे पहले जो साइट डिस्कवर हुई वो हड़प्पा में हुई. हड़प्पा में सबसे पहली साइट डिस्कवरी हुई. एंड हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? हमारे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और हड़प्पा जो सिटी है वो रवि नदी के आसपास हमें देखने को मिलेगी. तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हमारी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में, जो साइट हमें मिली वो हड़प्पा में मिली. इसी के बेसिस पे इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. ऑलराइट, दूसरी बात, ये देखिए, यहाँ पे आपको घाघर हकरा रिवर देखने को मिल रही होगी. ये दिस इज घाघर हकरा रिवर. ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम घाघर हकरा रिवर की बात करें, मॉडर्न टाइम में इसे घाघर हकरा रिवर के नाम से जाना जाता है. बट अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाके देखें, ऋग्वेद में इस नदी को सरस्वती मेंशन किया गया है, सरस्वती रिवर. ऑलराइट गाइस, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, इस नदी को सरस्वती रिवर के नाम से जाना जाता है. सो हमें, और ये साइट्स हमें सबसे ज्यादा इंडस रिवर के आसपास मिली है. ये हमारी इंडस रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की. बट अगर हम और साइट्स, अगर जो हमें साइट्स डिस्कवर हुई है, जो साइट्स एक्सकवेट हुई है, वो इस नदी के आसपास भी हुई है. घाघर हकरा रिवर के आसपास भी हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिली है. सो हम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कह सकते कि सारी की साइट्स हमें इंडस रिवर के आसपास मिली हैं. ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हमें घाघर हकरा रिवर के आसपास भी मिली हैं. अगर मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ और साइट्स के बारे में बताऊं, लाइक मोहनजोदड़ो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है. और साइट्स के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है. लाइक ग्रेट बाथ, जिस तरीके से उस बात को बनाया गया है, फॉर किसी भी पर्पज़ के लिए बनाया हो, चाहे रिलीजियस पर्पज़ के लिए बनाया हो या फिर कुछ सोशल पर्पज़ के लिए बनाया हो. अगर हम मोहनजोदड़ो साइट की अगर हम मोहनजोदड़ो साइट को गो थ्रू करें, तो वहाँ पे उस साइट को देखने के बाद हमें बहुत ऐसी अर्बनाइजेशन देखने को मिली है वहाँ पे. ऑलराइट, मोहनजोदड़ो के बाद अगर मैं आपको दूसरी साइट बताऊं, धोलावीरा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट. ऑलराइट, लोथल एंड रोपड़, अलामगीर, राखीगढ़ी एंड ऑलराइट, ये सब साइट्स हैं.
हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये सब साइट्स एग्जिबिट हुई है। ऑलराइट, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई वो किस पार्ट में मिली है और हमें कहाँ कहाँ पे साइट्स देखने को मिले हैं, और आगे आगे लेक्चर्स में आपको मैं इन साइट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। देखिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया है, कितने स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में वो फैला हुआ है, अगर हम उसकी बात करें 6 लाख टू 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड में ये फैला हुआ है। ठीक है, और हमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ हमें साइट्स इसकी देखने को मिली है जो एक्सकवेशन हुआ है इस सिविलाइजेशन में, और इस सिविलाइजेशन के अंदर जितनी भी हमें साइट्स देखने को मिली है वो कौन सी जगह पे देखने को मिली है। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। ऑलराइट गाइस, इन सारी जगह पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी हमें साइट्स यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इसके नेम्स, किस नेम पे ये सिविलाइजेशन पड़ी। अगर हम अब इसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, साउथ नॉर्थ से लेके साउथ तक का और वेस्ट से लेके ईस्ट तक का कौन कौन से रीजन में ये फैला हुआ है, अगर इसकी इसकी बात करें हम, इसमें मीन्स इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखेंगे हम। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ऑलराइट, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखे हम। देखिए, अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में कहाँ तक फैली है ये साइट्स, हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में जो साइट्स देखने को मिली है वो कहाँ मिली है नॉर्थ में, मांडा which is situated in JNK। ऑलराइट, और कहाँ पे, किसके आसपास, चेनाब रिवर के आसपास। ऑलराइट गाइस, ये तो हमारी नॉर्थ की बात हो गई। अगर हम ईस्ट की बात करें, अलामगीर, अलामगीर तब बोलते थे, अभी इसको कौन सी जगह के नाम से जाना जाता है, मेरठ, जो कि कहाँ पे है, यूपी में। ऑलराइट, अब हम आते हैं वेस्ट की बात। वेस्ट में कहाँ तक फैली है ये सिविलाइजेशन, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, कौन सी रिवर, दास्त रिवर, दास्त रिवर के आसपास। ऑलराइट, और अब आते हैं हम साउथ में। साउथ में कहाँ तक फैली है ये फैली हमारी दैमाबाद, जो कि कहाँ पे है, गोदावरी रिवर आसपास है, जो कि गोदावरी रिवर के आसपास, और ये कहाँ पे पड़ता है, हमारा महाराष्ट्र। ऑलराइट गाइस, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हो गया कि इस सिविलाइजेशन में हमें साइट्स कहाँ कौन कौन सी एरिया में देखने को मिली है। नॉर्थ की बात करें तो JNK मांडा में, जो कि चेनाब रिवर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट की बात करें, अलामगीर, जो कि आज हम जिसको मेरठ के नाम से जाना जाता है, यूपी में। ठीक है, और ये कौन सी नदी के आसपास है गाइस, हिंडौन रिवर। क्या कोई मुझे बता सकता है हिंडौन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स गाइज, अगर आपको पता है हिंडौन रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ऑलराइट, ईस्ट में हम अलामगीर, यूपी, साउथ में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, किस रिवर के आसपास, गोदावरी। और अगर वेस्ट की बात करें, बलूचिस्तान, जो कि कौन सी रिवर के आसपास पड़ेगा, दास्त रिवर। ठीक है, अब अगर हम इसकी एरिया की बात करें, कितने एरिया में फैला है। ठीक है, अगर हम वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली ये 1400 किलोमीटर के एरिया में फैला है। ठीक है, और अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो 1600 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि हमें देखने को ही मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टली इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर्ड वर्टिकल। ऑलराइट, सो ये पूरा इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हो गया। और एक, ठीक है, तो ये हमें याद करने की जरूरत है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। नॉर्थ में हमारा मांडा, जो कि JNK में पड़ता है। ईस्ट में हमारा अलामगीर, साउथ में हमारा दैमाबाद, महाराष्ट्र, एंड बलूचिस्तान इन वेस्ट। ऑलराइट, ये कुछ साइट्स हैं, ये साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम इन साइट्स को देख लेते हैं।
फर्स्ट साइट हमारी हड़प्पा, जो कि किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी ने इन 1921। ऑलराइट, और ये किसके पास में मिली हमें? किस रिवर के बैंक में हमें ये साइट देखने को मिली है? रिवर रावी। और यहाँ पे इस साइट्स में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली है? अगर हम उसकी बात करें तो हमें यहाँ पे एक बहुत सारी ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज मतलब जब अगर हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उस अनाज को कंजर्व या प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी ग्रेनरीज बना लेते हैं, जिससे कि वो अनाज लंबे समय तक वहाँ पे प्रिजर्व रह सके। हमें हड़प्पा में ब्लैक कार्ट मिला है एक, जो कि टेराकोटा का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना है? टेराकोटा का। ये याद, कार्ड्स मिली वहाँ पे हमें। और हमें इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे टेराकोटा के फिगर्स मिले। अब टेराकोटा से आप क्या समझते हैं? टेराकोटा एक मिट्टी के फिगर्स वहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी साइट आती है हमारी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें, इसको किसने एक्सकवेट किया था? कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया? आर.डी. बनर्जी इन 1922। और ये कौन से नदी के आसपास मिली हमें? इंडस रिवर, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है अभी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, एक यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, हमें एक सील मिली है पशुपतिनाथ की, एंड स्टेटाइट के एक फिगर, एक हमें स्टैचू मिले, स्कल्पचर मिले हैं बियर्ड मैन की। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ कॉटन के क्लोथ भी मिले हैं। ठीक है, इन साइट्स के बारे में हम आगे डीपली जानेंगे, आगे लेक्चर्स में इन साइट्स के बारे में और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड साइट आती है हमें सुटका गैंडोर। ऑलराइट, ये किसने एक्सकवेट करवाया? स्टीयन ने 1929 में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हमारा साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस। ऑलराइट, दास रिवर के आसपास। फिर कौन साइट आती है हमारी? चांदारो। ये किसने डिस्कवर करवाई थी? एनजी मजुमदार 1931। चांदारो साइट भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे देखेंगे हम बहुत सारी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग फैशन कॉन्शियस भी थे। ऑलराइट, और ये कौन सी रिवर के आसपास मिली हमें? इंडस रिवर इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, इसकी फाइंडिंग्स कौन सी है? बीड मेकिंग। ठीक है, बीड मेकर शॉप्स मिली यहाँ पे हमें, और हमें फुटप्रिंट्स मिले, डॉग चेजिंग अ कैट, उसके हमें फुटप्रिंट्स मिले। फिफ्थ साइट आती है हमारी आमरी, जिसको किसने डिस्कवर किया था? एनजी मजुमदार ने 1935 में। ये भी हमें इंडस रिवर के आसपास में देखने को मिली है। देन यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली, एंटीलोप मिले। ठीक है, एंटीलोप के एविडेंसेस मिले। देन कालीबंगन, इसको किसने डिस्कवर कराया? घोष, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है। 1953 में इसको एक्सकवेट करवाया। देन, और ये साइट हमारी कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन से रिवर के आसपास? घाघर रिवर। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, फायर एल्टर्स मिले हैं, कैमल के बोन्स मिले हैं, एक वुडन प्लॉ मिला है, जिससे कि ये पता लगता है कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे अमाउंट में करते थे। ठीक है, देन आता हमारा लोथल। लोथल किसने एक्सकवेट करवाया? आर राव ने इन 1953। ऑलराइट, और ये हमें कहाँ मिली है? गुजरात मिली है, बोगवा रिवर के आसपास। ठीक है, और इसकी हमें अगर फाइंडिंग्स बोलें, लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है, कुछ राइस हस्क मिले हैं, फायर एल्टर्स भी मिले हैं। फायर एल्टर्स देख के क्या पता लगता है हमें? फायर एल्टर्स देख के हमें ये समझ में आ रहा है, हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि वहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी होते होंगे। ठीक है, चेस प्लेइंग के वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपको याद करनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, अनदर साइट आ गई हमारी सुरकोटडा, जो कि जेपी जोशी ने एक्सकवेट करवाया। ये कहाँ पे? गुजरात में है ये भी। और यहाँ पे हमें बोन्स मिले हॉर्स के एंड बीट्स। ठीक है, फिर आता है बनवाली, जो कि आर.एस. बिस्ट ने एक्सकवेट कराया 1974 में, जो कि कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, लाइक बीड बार्ले एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। आगे वाले स्लाइड में मैं आपको प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, और फिर आता है हमारा लास्ट साइड धोलावीरा। धोलावीरा किसने एक्सकवेट कराया? आर.एस. बिस्ट ने 1985 में। ये भी गुजरात में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत सारे फाइंडिंग्स मिली है, लाइक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वॉयर। ठीक है, धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा
इम्पेरेटिव साइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला और वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा वैसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, बहुत ही यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला हमें वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला जो कि हमें आज भी नहीं देखने को मिलता। अगर हम इंडिया की बात ले लें, अगर हम कुछ रिमोट एरियाज में चले जाएं, वहाँ पे भी हमें इतनी ज़्यादा यूनिक ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन को आर्टिकुलेट करती है, अर्बनाइजेशन को शो करती है, इसीलिए सिविलाइजेशन हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। एंड अनदर थिंग इज दैट इसकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में जो भी पता चल रहा है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे पता चल रहा है। जो आर्कियोलॉजिस्ट एग्जिबिट कर रहे हैं, उनको जो रिमेन्स मिल रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए एंड अदर रिमेन्स हो गए, उन एविडेंसेस के बेस पे वो कुछ डिग्री तक हमें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, एंड जिस दिन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी, मे बी उस दिन इसकी स्टोरी कुछ और होगी एंड वो स्टोरी हमें फिर से दोबारा पढ़नी होगी। ऑलराइट, होप आपको ये सब साइट्स समझ में आ गई हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से ये सब बताया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब तक तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देख लिया, इसका नाम किस बेसिस पर पड़ा। ठीक है, कुछ साइट्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिली है इंडिया के। ऑलराइट, अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ एशिया में अभी तक हमें एक जो सिविलाइजेशन मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई तो हमें पता चला इसकी कंटेम्पेरेरी और भी सिविलाइजेशन चल रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर और भी सिविलाइजेशन चल रही है। वो सिविलाइजेशन कौन सी है? मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट की। ठीक है, क्योंकि देखिए, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो इराक में मेनली देखने को मिलेगी हमें, कहाँ पे? टिग्रिस एंड यूफ्रेट नदी के आसपास। ठीक है, तो मेसोपोटामियन जो हमें सिविलाइजेशन देखने को मिली है वो यहाँ पे मिली है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी है और उसमें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिक्र भी मिला है। इसलिए ये देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में चल रही है और इसकी कंटेम्परेरी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इराक वाली साइड में चल रही है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में आती है। अब प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट क्या मतलब, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आपकी हिस्ट्री क्लियर होगी एंड तभी कनेक्शन बन पाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे फाइंड हिस्ट्री वेरी वेरी बोरिंग, मे बी बिकॉज ऑफ क्योंकि वो कनेक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमें हिस्ट्री को एक कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक एल्गोरिदम बना के पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम हिस्ट्री को समझ पाएंगे। और अगर जिस दिन आपने इस तरीके से पढ़ा तो हिस्ट्री सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें, सोशल चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंसेस्ट्री है उसके बारे में जानने को मिलता है, उस समय पर हम कैसे होंगे, हमारे एंसेस्टर्स जो होंगे उस समय पर कैसे होंगे, वो अपनी लाइवलीहुड किस तरीके से चलाते होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, हिस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे आती है? प्रोटो हिस्ट्री में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है। अब प्रोटो हिस्ट्री, अब देखें, प्री हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री आएगी हमारी? प्री हिस्ट्री में ऐसी हिस्ट्री आएगी जहाँ पे ऐसे फेजेस जहाँ पे राइटिंग अभी तक उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, राइटिंग्स उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी और उसके हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। जैसे कि स्टोन एज ले लें हम, स्टोन एज के तीनों फेसेस हमारी प्री हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग की कोई एविडेंस है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे कोई राइटिंग इस वक्त डेवलप हुई नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे डेवलप्ड हुई नहीं थी, इसलिए प्री हिस्ट्री में हमारे ऐसे फेज जाते हैं और इस हिस्ट्री में हम स्टोन एज को रखेंगे। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, इस हिस्ट्री में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाती है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों आ रही है? देखिए,
हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी सिविलाइजेशन अभी तक इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, बट इसके बारे में हमें अदर कल्चर, जो मेसोपोटामिया कल्चर है, इस कल्चर में जो अदर वहां पे सिविलाइजेशन चल रही थी, उन सिविलाइजेशन की राइटिंग्स में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की एविडेंसेस मिले हैं। वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत उनकी स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रोटो हिस्ट्री के अंडर में आ जाएगा। समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला, हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, बट इनके बारे में दूसरी सिविलाइजेशन जो इनके कंटेम्पोररी वहां पे चल रही थी, उनकी स्क्रिप्ट में इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए ये पार्ट हमारा प्रोटो हिस्ट्री में आ जाता है। ऑलराइट, और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये मॉडर्न टाइम जहाँ पे हमारे पास पूरी राइटिंग्स अवेलेबल हैं, हम पढ़ सकते हैं, हर चीज हम जान सकते हैं। ठीक है, ये आप डिफरेंस आपको समझ में आया हो। ठीक है, एंड हमने पहले ही जैसे पढ़ लिया है, हड़प्पा हमारी फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि डिस्कवर हुई थी। ठीक है, रवि नदी के आसपास डिस्कवर हुई थी। अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो हमने ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसको डिस्कवर कैसे हुई सिविलाइजेशन, वो टाइम पीरियड कौन सा था जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई, ये सब हम आज देखेंगे। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसकी हम डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। इसकी हम डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं, देखिए 19 और 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ना, ये सबको पता है। 19th एंड 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे इंडिया एक कॉलोनी हुआ करती थी। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस समय इंडिया में किसका राज है? ब्रिटिशर्स का राज है। ऑलराइट, ब्रिटिशर्स का राज इस समय पे इंडिया में है। अब देखिए 1820 में क्या होता है, चार्ल्स मैसन नाम के एक एडवेंचरर होते हैं। ऑलराइट, ये जाते हैं, हड़प्पा में जाते हैं, इनको कुछ माउंट देखने को मिलते हैं, माउंट के ऊपर चढ़ के देखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको स्टोरी से बताऊं तो बोलते हैं क्या चीज है। पहली बात तुमको बता दूं, ये भी चार्ल्स मैसन क्या है, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स की मेंटेलिटी क्या थी, जो इंडियंस है ना, उनकी तो हिस्ट्री है ही नहीं, वो ऐसा बोलते थे। उनकी उनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, इतनी साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है ही नहीं, वो ऐसा बोलते थे। और इंडियंस को इंफीरियर मानते थे अपने अकॉर्डिंग, अपने आप को तो आर्यन रेस के मानते थे। कहते थे जो लोग जिनकी ब्लू आईज होती हैं, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, एंड ये लोग जो होते हैं वो सुपीरियर रेस से बिलोंग करते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी थी। ठीक है, तो उनका मानना था जो इंडिया की हिस्ट्री है, अगर वो इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री उन्हें 600 BCE से 600 CE के आसपास तक की होगी। इतनी उनकी जो इंडियंस की हिस्ट्री होती है वो इसी टाइम पीरियड के बीच में फ्लक्चुएट करती है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इसके पहले भी उन्हें इंडिया के बारे में कोई हिस्ट्री मिलेगी, इंडिया में कोई सिविलाइजेशन मिलेगी इतनी पुरानी। उनकी आइडिया में ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सोचते थे इंडिया की हिस्ट्री 600 BCE, जब से मगध अंपायर स्टार्ट हुआ था इंडिया में, एंशिएंट टाइम पीरियड में मगध अंपायर। ऑलराइट, मगध अंपायर स्टार्ट हुआ था, तब से ही इंडिया की हिस्ट्री मानी जाएगी। उनका मानना ये था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतने 1000 साल पहले की उन्हें कुछ इंडिया की हिस्ट्री होगी, वो भी इतनी ज्यादा अर्बनाइज सिविलाइजेशन उन्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने सोचा, मे बी उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में और पोरस को हराया था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा मे बी ये उस टाइम की चीजें रही होंगी। तो चार्ल्स मैसन ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और वहां से चले गए। देन 1850 में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मिलिट्री इंजीनियर। वो भी कुछ वहां पे चीजें देखते हैं, कुछ ब्रिक्स देखते हैं, बट इस समय भी वो क्या कर देते हैं, इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं। उनके माइंड पे भी इतने ज्यादा उनके माइंड पे ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन मिल सकती है, वो भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, 1861 के आसपास हमारी इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये इस सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ऑफ जनरल होते हैं। ऑलराइट, क्या होते हैं? कनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल होते हैं। ये 19th सेंचुरी की बात है। ठीक है, और ठीक है 1861 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पे स्थापना होती है और इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन होते हैं? कनिंघम होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं गाइस, तो आप मुझे बताएं कि करंट में डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, अगर आपको आता है प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए देखिए हमें पता है कि डलहौजी डलहौजी गवर्नर का नाम तो सबने ही सुना होगा, गवर्नर जनरल। इनका टाइम पीरियड होता है हमारे 1848 से 1856। ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के इस टाइम पीरियड के बीच में, 1848 से 1856। इनके टाइम पीरियड में रेलवे लाइन बिछाने की बात हो रही थी। ठीक है, बात हो क्या रही थी, इन्होंने स्टार्ट ही कर लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, वहां पे रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर लिया था, तो वहां पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने एक्सकवेशन स्टार्ट किया। अब एक्सकवेशन करने के बाद उन्हें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वहां पे आर्टिफैक्ट्स, ब्रिक्स, सील्स, स्कल्पचर्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बट क्या हुआ ना, वो सब चीजें एक तरीके से ट्रैक को एग्जिवेट करने, जब वो ट्रैक को बनाने के लिए वहां पे खुदाई कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें जो होगी थी ना, वो बिल्कुल डिसअरेंज हो गई। वहां पे जिनका अरेंजमेंट था वो बिगड़ गया। तो इस टाइम पे 1850 के टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर से इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब आती है लगभग एक सेंचुरी के बाद 1920 में, जब 1920 में दयाराम साहनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एग्जिवेट करना स्टार्ट कर दिया हड़प्पा की साइट को। और 1921 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की साइट को एग्जिवेट करने स्टार्ट कर दिया अंडर सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल। उस वक्त जॉन मार्शल थे क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के। ठीक है, अंडर सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने अलग अलग साइट्स को एग्जिवेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने एग्जिवेट करने के बाद उन्हें बहुत सारी ऐसी स्टनिंग वहां पे चीजें मिली जिससे हर कोई स्टन्ड रह गया वहां पे। ठीक है, सो धीरे धीरे करके 1924 में जॉन मार्शल ने एक नई सिविलाइजेशन की खोज कर दी। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया में एक ऐसी अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन की खोज हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज्ड है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई। एंड अगर मैं आपको बताऊं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन एक लार्जेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। अगर हम तीनों सिविलाइजेशन को मिला के बात करें जो कि हमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट में मिली, इन एंशिएंट सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन है। ऑलराइट, होप आपको ये डिस्कवरी समझ में आई हो किस तरीके से हुआ। ठीक है, जॉन मार्शल आए सबसे पहले 1820 में, उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें अपने माइंड पे लाई कि ये हो नहीं सकता, देन इग्नोर। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए 1850 में, देन फिर इग्नोर। फिर क्या हुआ 1920 में इसकी मेन प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई जहां से एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, और उन्हें बहुत सारी ऐसी साइट्स देखने को मिली जो कि बहुत ही ज्यादा स्टर्न करने वाली थी उस समय पे। फिर अंडर सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल, देन उसके बाद जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया में एक न्यू सिविलाइजेशन की खोज हो गई। ऑलराइट, अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया गया 3 फेजेस में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेच्योर फेज करके, टाइम पीरियड बताया था मेच्योर फेज का 2600 टू 1900 BC। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया है 3 फेजेस में। ऑलराइट, फर्स्ट फेज है हमारी अर्ली हड़प्पा फेज, सेकंड है हमारी मेच्योर हड़प्पा फेज, थर्ड है हमारी लेट हड़प्पा फेज। ठीक है, अब मतलब क्या इन तीनों का, देखिए अर्ली हड़प्पा फेज, इसका जो टाइम पीरियड रहता है हमारा 3200 टू 2600 BC के टाइम पीरियड में आता है। लेट हड़प्पा फेज 1900 टू 1300 BC के आसपास में आता है। जो हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिला है वो इस फेज में देखने को मिला है। मेच्योर हड़प्पन फेज में हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिला है। ठीक है, अब अर्ली हड़प्पा फेज क्या है, इसको हम फार्मिंग कम्युनिटीज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, फार्मिंग कम्युनिटीज से हम इसको कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, देखिए ये है हमारा अर्ली हड़प्पन फेज जो होता है ना। देखिए अगर मैं आपको ओरिजिन बताऊं, अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ी है इसकी, अगर मैं ओरिजिन बताऊं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आखिर में आई कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से ओरिजिन हुआ, इंडिया के लोगों
इंडिया में ही इसका इंडिजिनस ओरिजिन था या फिर बाहर से कोई लोग इंडिया में आए थे, उन्होंने ये सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। इसका जो ओरिजिन है वो आज तक कंटेशियस है, डिबेटेबल है। एक हमें एक क्लियर कट इसके पास हमारा इसका आंसर नहीं है। ऑलराइट, लेट हड़प्पन फेज कौन सी फेज होती है? जहां पे सिटीज डिक्लाइन होने लग जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे डिक्लाइन होने लग जाएगी। ये हमारी यहाँ पे हमें मिलता है एक फुल फ्लैज्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। जो हम सिटी साइट्स की बात करते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली, वो हम इसी फेज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है ना कभी कभी मैच्योर फेज का, हमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग कि मैच्योर फेज का टाइम पीरियड बताओ, तो वहां पे आप इस टाइम पीरियड लिखेंगे 2500 टू 1750 BC का टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा इसको ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। ऑलराइट, चलो हम अब इसकी ओरिजिन पढ़ लेते हैं, तब जाके आपको ये 3 क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब इसकी हम ओरिजिन को पढ़ेंगे। वेरी कंटेशियस, अभी तक कंटेशियस है इसकी ओरिजिन। ऑलराइट गाइस, देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, सबने अपने अपने व्यूज दिए, सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिया, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी कि ये सिविलाइजेशन का ओरिजिन ऐसे हुआ। कुछ बोलते हैं लोग कि ये सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो बाहर से आए थे, मे बी मेसोपोटामिया से। कुछ बोलते हैं नहीं, बाहर से नहीं आए थे, सिर्फ वहां से आइडियाज आए होंगे लोगों के पास। जब लोग ट्रेड वेड करते होंगे तो आइडियाज आए होंगे वहां से, फिर उन आइडियाज से इन्होंने ये यहाँ पे क्या बनाई, एक सिविलाइजेशन बना दी। कुछ लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ पे खुद इंडिजिनियसली ये सिविलाइजेशन क्रिएट हुई है। ठीक है, देखिए, EJ मेके एक आर्कियोलॉजिस्ट है, थे मतलब, ठीक है, कहाँ के, ब्रिटेन के। इनका का मानना था कि जो इस सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने ना बाहर से माइग्रेट किया है। कहाँ से? सुमेर से माइग्रेट किया उन्होंने, ऐसा बोलते हैं वो। और सुमेर कहाँ पड़ता है? हमारा सदर्न मेसोपोटामिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बाहर से आए हैं और इन्होंने बाहर से आके यहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट की है। DH गॉर्डन एंड SN क्रैमर बोलते हैं नहीं, यहाँ पे लोग नहीं आए, उनके आइडियाज आए हैं, बस आइडियाज के बेसिस पे उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को बनाया। अर्बनाइज तरीके से उनका प्रोडक्शन, मतलब इस तरीके से उन्होंने आइडियाज लगाए वहाँ पे, इस तरीके से लोगों ने सोचा वहाँ पे, थिंक इतनी अच्छी तरीके से सोच के उन्होंने पूरी सिटी विटी को, साइट्स वाइट्स को बनाया वहाँ पे। ठीक है, पूरी अर्बनाइज तरीके से उन्होंने आइडियाज को लगाया वहाँ पे। ठीक है, इनका मानना ये था। अब आते हैं हमारे अमलानंद घोष, ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है। ऑलराइट, ये क्या बोलते हैं, देखिए, राजस्थान में ना प्री हड़प्पन साइड में, प्री हड़प्पन फेस में क्या होता था, सौथी कल्चर चलता था। एक क्या कल्चर चलता था? इस कल्चर में लोग पॉटरीज बनाते थे। ऑलराइट, तो अमलानंद घोष कहते थे सौथी कल्चर, अगर हम, इन्होंने एक पॉटरी के, एक फैक्टर उनको मिला पॉटरी, इन्होंने सौथी कल्चर ऑफ राजस्थान, वहां से कुछ पॉटरीज ली और मेच्योर हड़प्पन की पॉटरीज के साथ इन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। इन्हें कुछ सिमिलरिटीज उसमें देखने को मिली, तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो सिविलाइजेशन बनी है ना, ये अपने प्री हड़प्पन से, प्री जो हड़प्पन फेज था उससे बनी है। प्री हड़प्पन फेज मतलब वहां पे बेसिकली फार्मिंग कम्युनिटीज रही होंगी, फार्मिंग कम्युनिटीज रही होंगी ना। फार्मिंग कम्युनिटीज में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा, जो भी एग्रीकल्चर उन्होंने किया होगा, उस एग्रीकल्चर से उनको और फायदा हुआ होगा, उन्होंने अपनी सिटी को और प्लान्ड बनाया, जिससे वजह से फायदा हुआ उन्हें, और एक अर्बनाइज्ड साइट को उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, उनका कहना ये था। बट ये तो एक ही फैक्टर है, इसकी लिमिटेशन क्या है? ये तो एक ही फैक्टर, हम एक पॉटरीज के बेस पे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका जो बेसिक ओरिजिन है वो फार्मिंग कम्युनिटी से हुआ होगा, मतलब प्री हड़प्पन फेज से हुआ होगा, हम कैसे बोल सकते हैं? एक फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, ये भी ये कंक्लूजन भी उतना ज़्यादा क्लियर कट नहीं था। देन आए हमारे MR मुगल, इन्होंने पॉटरी ही नहीं और फैक्टर्स को भी इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, लाइक पॉटरी, स्टोन टेम्पल, मेटल आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, इन सबको इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की और कुछ डिग्री तक इन्होंने बोला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला, नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है, मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो उसकी फार्मिंग कम्युनिटीज से हुआ है। मीन्स प्री हड़प्पन कल्चर से उसकी जो ओरिजिनेशन है वो प्री हड़प्पन कल्चर से हुआ है।
ठीक है। प्री हड़प्पन कल्चर में हमारे पास बहुत सारे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मिलते हैं। प्री हड़प्पन साइट्स में भी हमें बहुत सारे स्टोन वर्किंग, मेटल क्राफ्टिंग, बीड मेकिंग जैसी चीजें हमें वहाँ पे मिली हैं। बट एक्सेप्शन ये है, क्योंकि प्री हड़प्पन फेज जो है और मेच्योर हड़प्पन फेज है, मेच्योर हड़प्पन फेज में क्या डिफरेंस आ गया, मेच्योर हड़प्पन फेज में हमें बहुत सारी ऐसी बिग बिग सिटीज मिली है वहाँ पे, और जो क्राफ्ट वो करते थे, स्टोन मेकिंग, बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग, इन चीजों में स्पेशलाइजेशन देखने को मिला। मतलब इन चीजों में इतनी ज्यादा हाई लेवल में वो एक्सपर्टीज हो गए थे इन चीजों में। ठीक है, ये डिफरेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, सो एम.आर. मुगल ने बोला कि नहीं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अपनी प्री कम्युनिटीज, जो प्री हड़प्पन फेज था उसी से ही ये डेवलप हुई है। तो ओरिजिन भी देखिए इसका कितना कंटेशियस है, कोई क्लियर कट हमारे पास आंसर नहीं है अभी तक, क्योंकि स्टिल हमारे पास इसकी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हुई है। अगर स्क्रिप्ट डिसाइफर होगी तो मे बी हमें पता चल जाए कि इसका क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है बेसिकली। ऑलराइट, अब देखिए हमने तब से हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं इतना अर्बनाइज था, हर चीज़ इतनी अर्बनाइज्ड तरीके से बनाई हुई थी। चाहे टाउन प्लानिंग देख लीजिए, चाहे ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, चाहे उनकी रोड मेकिंग, एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने रोड बनाई हुई है। ठीक है, एंड घर किस तरीके से हाउसेस बनाए हैं, हाउसेस में भी हर चीज़ की फैसिलिटी उन्हें है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन प्लानिंग बहुत अलग तरीके से उन्होंने बनाई थी। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अलग थी। टाउन प्लानिंग में बेसिकली ग्रीड पैटर्न से इन्होंने टाउन्स बनाए हुए थे अपने। ऑलराइट, ग्रीड पैटर्न से इन्होंने टाउन्स बनाए। अगर हम टाउन की बात करें, जैसे देखिए एक टाउन है, ठीक है, हड़प्पन सिटीज में हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो टाउन्स होंगे ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, कौन से पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारा सिटाडल एंड दूसरा है लोअर पार्ट। अगर हम सिटाडल की बात करें, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, ठीक है, डायग्राम से, ये देखिए एक पूरी सिटी है, लेट्स सपोज। ऑलराइट, ये हमारा है सिटाडल वाला पार्ट, ये हमारा है लोअर वाला पार्ट। ठीक है, देखिए अब डिफरेंस क्या है, जो सिटाडल वाला पार्ट होता है ना ये थोड़ा एलिवेटेड होता है, लोअर पार्ट से थोड़ा एलिवेट होता है, और यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर्स, जो बिल्डिंग्स देखने को मिली है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिली है। अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, लोअर पार्ट में हमें नॉर्मल साइज के घर देखने को मिले हैं, ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते होंगे। और सिटाडल को देख के ऐसा लगता है क्योंकि हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, ग्रेनरीज एंड अदर असेंबली हॉल्स, ये सब देखने को मिली है। तो हमने अजम्पशन लगाया कि यहाँ पे मे बी रूलर्स रहते होंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग रहते होंगे। ऑलराइट, देखिए सिटाडल वाला जो पार्ट हमारा कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में, ये हमेशा याद रखना, और जो लोअर पार्ट हमारा वो है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, सो सिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये अपने माइंड में फिट कर लो। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। वेस्टर्न वाला पार्ट को हम सिटाडल कहते हैं, ईस्टर्न वाला पार्ट को हम लोअर पार्ट कहते हैं। ऑलराइट, लोअर पार्ट कहते हैं। सो सिटाडल वाला पार्ट हमें थोड़ा एलिवेटेड, मतलब उठा हुआ नजर आएगा वहां पे, और वहां पे हमें जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। लाइक मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है, असेंबली हॉल्स एंड बहुत तरह से बिल्डिंग्स मिली है हमें, जिसको देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि मे बी सिटाडल पे रूलर रहते होंगे, कुछ स्पेसिफिक लोग रहते होंगे या फिर कुछ रिच लोग रहते होंगे, जबकि लोअर पार्ट में उन्हें नॉर्मल साइज के घर देखने को मिले हैं, एंड वहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल टाइप के घर, उनका शेप, साइज, ये सब देखने को मिला है। तो उन्होंने ये असम्पशन लगाया कि लोअर पार्ट में जो लोग रहते होंगे वो पब्लिक रहती होगी, मे बी नॉर्मल लोग जो रहते हैं वो रहते होंगे, या फिर कॉमन सिटीजन्स जो होते होंगे उस वक्त, तो वो रहते हैं। ठीक है, सिटी, अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिटी जो है दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है धोलावीरा। बट धोलावीरा सिटी की जहाँ पे एग्जीबिशन हुआ तो वहां पे एक बहुत ही स्टनिंग चीज देखने को मिली, जो कि क्या मिली, धोलावीरा सिटी जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। और सिटीज हमें कितने सेक्शन में डिवाइड, कितने सेक्शन में मिल रही है, 2 सेक्शन में, जबकि धोलावीरा हमें 3 सेक्शन में मिलती है। ऑलराइट गाइस, सो ये सब चीजें टाउन प्लानिंग के अंदर आती है। अब देखिए, अब हमने देखे ना यहाँ पे वो बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। अब जो घर बना रहे हैं वो ऐसे वैसे मटेरियल से नहीं बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं बना रहे हैं, इतने हजार साल हमें सिविलाइजेशन मिली है तो वो मड से बनाएंगे, रीड, इन सब चीजों से वो घर बना रहे हैं, नहीं, वो ब्रिक्स से बना रहे हैं। और ब्रिक्स भी ऐसे वैसे नहीं है, बर्न्ट ब्रिक्स से बना रहे हैं वो घर। किससे बना रहे हैं, बर्न्ट ब्रिक से वो घर बना रहे हैं। और वो ब्रिक भी है जो एक ब्रिक का जो प्रोपोर्शन है, शेप, साइज, बिल्कुल आइडेंटिकल रेशियो से बनाया गया है। ऐसे भी नहीं कि कोई भी एक ईंट का, इतने सारे ईंट हैं उनका कोई भी शेप और साइज तुम्हें देखने को मिल रहा है, नहीं,
वो एक आइडेंटिकल रेशियो, एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो ईट बनाए गए हैं, और जो उनका हमें रेशियो देखने को मिलेगा वो 1:2:4 मिलेगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं उनकी टाउन प्लानिंग, वो किस मटेरियल से अपने टाउन्स को बना रहे हैं, ठीक है, एंड किस चीज़ों से वो टाउन अपने घरों को बना रहे हैं, ये सब चीज़ें कितनी देखने में वो भी बर्न्ट ब्रिक्स, ऐसा किसी ने इमेजिन नहीं किया था। वो ये जो सिविलाइजेशन है ना, सच में बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे इस सिविलाइजेशन में बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरीज के घर मिलेंगे हमें यहाँ पे। हमें उन घरों में ज़्यादातर विंडोज़ नहीं देखने को मिलेंगी। अगर कभी कोई विंडो देखने को मिलेगी भी, वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं होती थी, वो दूसरी साइड होती थी, जहाँ से देखना नामुमकिन हो, लोग एक दूसरे को ना देख पाए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वहाँ पे प्रिवेसी, वो लोग प्रिवेसी कंसर्न भी होंगे बहुत ज़्यादा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपको टाउन प्लानिंग एलेबोरेट करके बताऊंगी। एंड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2017 के सेशन में आया था, यूजीसी नेट। इसमें बोला गया कि हमें हड़प्पन साइट, ऐसी हड़प्पन साइट्स बतानी है जो कि बलूचिस्तान में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी साइट्स है? डबरकोट, सुक्ता गेंडोर या फिर शॉर्टुगई, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो हमें बलूचिस्तान में 3 साइट्स देखने को मिलेगी, ये वाली। ऑलराइट, डबरकोट, सुक्ता गेंडोर एंड सुक्तागो, ये हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलेगी। एंड जो शर्तुगई साइट्स है, ये हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे साइट्स के बारे में, कौन से साइट्स, कौन से प्रोविंस, कहाँ पे, कौन से रीजन में प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है, अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे, चाहे यूजीसी नेट ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, या फिर एसएससी ले लो, हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। So hope you liked it, and please like and share my channel. If you haven't subscribe it, please share and subscribe it, because it's totally enjoyable for everyone. So guys, keep watching, and till then, bye bye, take care and have fun. And guys, let's catch up soon. Bye bye.